आपको फ्री एडवाइस दे रहा हूं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचिए, विड्रॉ अपना स्टेटमेंट करिए। आप क्या सुप्रीम कोर्ट है? तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? जब तक मसला कश्मीर हल होगा। इरफान लोन साहब, मैंने आपको एक डिस्कशन के लिए बुलाया इस मंच पे, आप तो भाषण दे रहे हैं। सो विड्रॉ योर वर्ड्स एंड henceforth बी कॉशियस एंड केयरफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बहुत ही खास मामलात पे डिबेट करने जा रहे हैं, इनफैक्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्ती हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, नॉर्थ कश्मीर की आवाज कहा जाता है इन्हें, एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर हैं बारामूला के। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है इरफान हफीज लोन साहब। इरफान हफीज लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे से इस डिस्कशन में ज्वाइन करने के लिए। आपका भी माजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम अपने इरफान साहब, सबसे पहले तो करें। देखिए नाजरीन, ये जो आज का जो डिस्कशन है ना, आप इसे देखते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं कुछ इंखिशाफ होने वाले हैं, बहुत से जो कहते हैं ना कि मामलात पर से पर्दा हटने वाला है। तो आप ये डिबेट एंड तक देखिएगा। इरफान हफीज लोन साहब, सबसे पहले हम अच्छी बात ही करेंगे, अच्छी बात से शुरुआत करेंगे कि आपने बहुत महीने नहीं, काफी साल से काम किया कि जो श्रीनगर बारामूला जो इनफैक्ट उड़ी तक की जो नॉर्थ कश्मीर का हाईवे है वो 4 लेन बने, और फाइनली आपको इस बात में कामयाबी हासिल हुई है। देखिए माजिद साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो श्रीनगर टू बारामूला अप टू उड़ी जो वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे, इसका 4 लेन जो है, ये लॉन्ग पेंडिंग इशू, जेन्युइन इशू लोगों का था, और इसमें सब लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट रहा। और अभी मैं कहूँगा कि अभी अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक अपहिल टास्क है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया ये अमलाया जाए और प्रैक्टिकली जो इस पे काम शुरू हो और एक रिकॉर्ड टाइम पे, रीजनेबल टाइम पे ये मुकम्मल हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी जिस भी सतह पे हमें मौका मिला, जिसमें हम दिल्ली भी गए और वहां पर हमारे जो संकेत जी है, पीएस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर, उनने हमें फैसिलिटेट की मीटिंग, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी इसमें ट्रांसपोर्ट के थे, उन्होंने डीजी जो हमारे रोड डेवलपमेंट के, उनसे मिलाया, और वहां पर एक सिन्हा साहब, राहुल गुप्ता साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं इसके हवाले से, उनसे हम मिले, और हमने जो लोगों का कंसर्न इस पे था कि ये काफी देरीना मांग है और इससे इमीडिएट रिड्रेसल हो, ये हमने उनको उसका एहसास दिलाया। और जो भी हम यहाँ पर जितने भी मरकज से यहाँ पर मिनिस्टर साहिबान आए या स्टेट में हमारे एलजी साहब, जितने भी हमारी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें पूरी काउंसिल में, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पूरी काउंसिल सबने मिलके, और जब भी मैं ये बात रखता था, मेरे जितने भी वहां पर कुलीग्स थे, दे यूज्ड टू एंडोर्स इट एंड सेकेंड इट। हमारी उनको यही बात रहती थी सामने कि जो ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है, ये 1 घंटे का रास्ता अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन इट टेक्स अस 3 आवर्स 4 आवर्स एट टाइम्स। तो उसमें हमने उनको बताया कि एक उसके साथ साथ ये डेथ ट्रैप बन चुका है, और उसके साथ साथ हमने उनको ये बताया, और हम उनको एग्जाम्पल देते थे कि अगर आप बहुत पुरानी 60s की मूवीज देखेंगे, उसमें आप वही सफेदे देखेंगे जो आज 40-50 साल पहले थे। और ट्रैफिक का, उसका कहने का मतलब ये था कि रोड वही है जो महाराजा के जमाने का है, और ट्रैफिक वॉल्यूम आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कितना बढ़ चुका है, और रिजल्टेंटली उसमें क्या रहता था कि हर दिन कुछ ना कुछ, ऑलमोस्ट इट वाज एन ऑर्डर ऑफ डे के इस पे कोई ना कोई हादसा होता था। तो इसलिए हमने उनको इस चीज का एहसास दिलाया और सबने मिलकर कोशिश की, और हमने ये भी कहा कि जो ये श्रीनगर बारामूला हाईवे है, इसकी जिम्मेवारी जो है बीकन को दिया था, जो डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बीकन से हम लेके, ये एनएचआईडीसीएल एक एजेंसी होती है जो काम करती है रोड्स के हवाले से, हाँ, उनने कहा था उनको दे देंगे। तो लेकिन उसमें हम कहते थे कि अगर अनाउंसमेंट हुई भी है पब्लिकली, लेकिन फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं आए, और उसमें हमने काफी कोशिश की कि ये फ्रॉम बीआरओ टू एनएचआईडीसीएल होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है, लेकिन उसमें कुछ रीजंस थे, शायद सिक्योरिटी कंसर्न उनका था, तो उसमें बीकन जो है वो
उन्होंने फिर उनके मेरे रिसेंट पास मेरी चीफ इंजीनियर साहब जो है बीकन के, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जो आप लोगों का कंसर्न है, जो इसमें डिले हो गया, हम समझ सकते हैं, लोगों ने काफी मुश्किलात का सामना किया, तो लेकिन उनने इस बात को लेके हमें एश्योर किया कि हम ये इंश्योर कराएंगे कि एक्सपीडिशियसली इस पे काम होगा। और गवर्नमेंट ने 800 करोड़ कुछ लाख रुपए इसमें सैंक्शन किया। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मुकम्मल कर रहा हूं, कि इसमें 4 पैकेजेस है। पहला पैकेज फ्रॉम श्रीनगर नारबल टू बारामूला डेलिना तक, उसमें एक पैकेज कहा जाता है जिसमें वाइडनिंग होगी। उसमें एक पोर्शन जो है हांजीवारा से लेके तापर पटन का एरिया जो है वो एक्सक्लूड है पैकेज 1 में, वो बाईपास निकलता है, और पैकेज 1 में यही रोड की कुशादगी होगी। पैकेज 2 में पटन का पोर्शन है, पैकेज 2 में, 1 में वो एक्सक्लूड है, 2 में उसका बाईपास होगा और 2 में उसका काम शुरू होगा। और थर्ड है हमारा फ्रॉम डेलिना टू बारामूला बाईपास, और फोर्थ है बारामूला से लेके उड़ी तक। और पैकेज 1 में हमारे फ्लाईओवर जो है संग्रामा का, वो भी उसमें शामिल है। तो इंशाल्लाह मेरी कुछ दिन पहले बीकन से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, उसमें एक कमेटी बनी है। एससी साहब हमारे नोडल ऑफिसर R&B के जो नॉर्थ के हैं, शेख जावेद साहब, बहुत दिलचस्पी इसमें रह रहे। हमारे डीसी साहिबान, इससे पहले आज के एडीसी साहब, सारे इसमें मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि एक्सिंग ऑफ ट्रीज जो है, जो पॉपुलर ट्रीज है, जो अदरवाइज भी न्यूसेंस है, खतरा लाहक रहता है उसमें, बहुत पुराने जो वहां पर पॉपुलर ट्रीज है, अदरवाइज भी उनकी एक्सिंग जो है नीड ऑफ एन आवर, तो उसमें, और ये बॉर्ड जो डिमार्केशन पिलर्स है वो शायद बीकन जल्द से जल्द इसमें करेगी। और इसमें जो सर्वे है वो ऑलरेडी हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस पे काम शुरू होगा। इरफान साहब, यहीं पर मैं, क्योंकि मैंने नाज़रीन को पहले ही कहा, आज बहुत से जो हैं चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां तक तो आपने बात की सारी, आपने बताया जी हमने ऐसे किया वैसे किया, ये तीर मारे वो तीर मारे। मुझे आप बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के सियासतदानों की कमर टूटी हुई है, कोई ना कुछ मांग रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। तो आपने इसमें कामयाबी अगर हासिल की तो कोई अंडरस्टैंडिंग थी, सेंटर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये कश्मीर का हर इंसान जानना चाहता है, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप दिल्ली जाके बात करते थे, आपकी रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी आपने इस मुतालिक बात की, तो क्या थी अंडरस्टैंडिंग? थी कि आप इसी मौकफ पे लड़ रहे थे? छोटा सा जवाब दीजिएगा जी। कैसा, दिस इज रियली रियली रिडिकुलस क्वेश्चन जो आप इसमें कहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने आपको कहा इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट, और आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। इवन आप, मैं एक साधारण कश्मीरी होने के नाते, अगर कोई रिडर्सल लोगों के किसी इशू का नहीं होता है, आप एक साधारण आदमी होके जाइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में फाइल करिए, चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट हो। जो आपको सालों साल, फॉर डिकेड्स कोई मसला रिड्रेस नहीं हुआ है, ऑनरेबल आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक डायरेक्शन लेके वो मसला हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये कौंसल जो है, पूरी कौंसल ने ये डिसाइड किया, और जो सरकार का आउटरीच प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पर जो वो आए लास्ट ईयर, उनके केंद्र मंत्री आए, वो यहाँ पर आए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आए, वो कौंसल से मिले, और हमें, मेरी कौंसल जो थी, अपॉर्चुनिटी देती थी कि आप इस बात को रखे सामने, और मैंने ये बात को रखा, और हम उनको फैक्ट्स बताते थे, और जो रीजनेबल ग्राउंड है वो बताते थे, और उसमें सब लोगों ने एक कंसिस्टेंसी पिछले 1 साल से दिखाई, और रिजल्टेंटली उसमें ये इसमें जो है ये रिड्रेस हुआ। और उसमें अंडरस्टैंडिंग की बात कहां से आई, जो आप एट्रीब्यूट मोटिव्स करते हैं, दिस रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इसे जो शब्द आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग की कोई बात ही नहीं है, इसमें डेवलपमेंट का इशू है। बाकी हम 370 में ये हमेशा कहते हैं, जो हम सुनिए, आप देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, हम इससे पहले भी यहाँ डेवलपमेंट होती थी और आज भी डेवलपमेंट हो रही है, दिस इज समथिंग रूटीन। तो हम कहीं पर अगर कोई काम रुका हुआ था उस पर फॉलो अप हुआ, इतनी ही हमने हमारा कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट में आपको बताना चाहता हूं, मैंने इससे पहले भी कहा, आप लोग इसे गलत ये तरीके से प्रोजेक्ट ना करें। एक काम कीजिए ना, आज आप माफी मांग लीजिए। आप सुनिए, दिस इज नॉट फेयर। 370 के लिए माफी मांगता हूं, करने दीजिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जहां पर 300, आप सुनिए, 370 दिल्ली में नहीं था, महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्र में नहीं है, लेकिन वहां पर लोग भूखमरी से मरते हैं, डस्टबिन से खाना निकालते हैं और खाते हैं, फुटपाथ पे
प्रधानमंत्री के निवास के बाहर आप दाएं बाएं देखिए, वहां पर लोग सड़क पे सोते हैं। प्रधानमंत्री जी के निवास पे और के आसपास कश्मीर में जो बीपीएल कैटेगरी भी होगा, एवाई में भी होगा, लेकिन उसके पास भी खाना होगा और डिग्निफाइड लाइफ जीता था। उसका अर्थ यह है कि जम्मू कश्मीर में 370 डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं थी। और हमारी डेवलपमेंट अपनी जगह, जो हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर एक मसला है, बातचीत से हल होना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि जो 370-35A हमारे राइट्स थे, हमारा प्रधानमंत्री था, हमारा सदर रियासत था, 35A हमारा स्टेट, हमें वो हिंदुस्तान के आईन में था, उसमें गुंजाइश थी, उसके लिए हम लड़ेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशंस को एंटरटेन किया है, डियर बाय मीनिंग कि हम जो ढूंढ रहे हैं 5 अगस्त का फैसला गलत था, कुछ ढूंढ रहे हैं वो हिंदुस्तान के आईन में ढूंढ रहे हैं। प्लीज इस डेवलपमेंट को, इलेक्शन को, इसको आप हमारे राइट्स के साथ मत जोड़िए। इलेक्शन एक अलग मुद्दा है, डेवलपमेंट अलग मुद्दा है, और हमारे राइट्स की जहां तक बात है, सियासी मसले का हल की बात है, वो अलग है। इन्हें मिंगल मत करिए आप। भारत सरकार जिस तरीके से करती है, वहां चुनाव हो गया, जैसे चुनाव हिंदुस्तान, इसके मसले कश्मीर का हल है, वो कतई नहीं है। जब तक मसले कश्मीर हल होगा, हमें डेवलपमेंट चाहिए, बिजली, पानी, सड़क चाहिए, उस चीज के लिए इलेक्शन है। बाकी ये मुतबादिल नहीं है मसले कश्मीर का। इरफान साहब, मैंने आपका बहुत लंबा भाषण सुना, अब आप मेरा ये भाषण नहीं है, ये हकीकत है। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर से हकीकत जुड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम सबको इस चीज के लिए लड़ना चाहिए। और आप जैसे जो वो कहते हैं लॉयल देन द किंग, आप जैसे लोग मोर लॉयल देन द किंग जो बनते हैं, आपको कहना चाहूंगा कि हम लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के आईन में जो हमें हुकूक है उनको हासिल करके रहेंगे। और देखिएगा इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, कानूनी सतह पे भी और अवामी सतह पे भी। और आप जैसे लोग जो मजाक बनाते हैं कि जब हम 370-35 से अपने राइट्स की बात करते हैं, आपको आज नहीं तो कल शर्मिंदा होगा कि जो आपकी सोच थी वो सही नहीं थी। इरफान लोन साहब, मैंने आपको एक डिस्कशन के लिए बुलाया इस मंच पे। आप तो भाषण दे रहे हैं, मेरी बात भी नहीं आप सुन रहे। आप तो भाषण दे रहे हैं जैसे आप कहीं तकरीर कर रहे हैं कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाना है 370 पे। अब आप मेरी बात सुनिए 1 मिनट। आप मुझे कहिए, मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट रहा हूं, लॉजिकली 370-35 से वापस नहीं आ सकता, आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप कहिए भाई हो गई गलती, मैंने सड़क ले आया, बस काफी है, 4 लेन हो गया, बारामूला का रास्ता खत्म मामला। क्यों आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस बात पे? कैसे वापस आएगा? लॉजिकली अब ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन रोल बैक। अब आप मेरी बात सुनिए पहले, यू कैन नॉट रोल बैक दिस क्लॉक। अरे आपको एडवाइस दे रहा हूं, फ्री एडवाइस दे रहा हूं, लीगल, आपको फ्री एडवाइस दे रहा हूं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचिए, विड्रॉ अपना स्टेटमेंट करिए। आप क्या सुप्रीम कोर्ट है? आप कैसे प्री जज कर सकते हैं? आपको पता है क्या है कानूनी व्यवस्था? यू कैन नॉट प्री जज इट। आप अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है हम फैसला देंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं देंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट कल देता, हाउ कैन यू प्री जज? सो विड्रॉ योर वर्ड एंड henceforth बी कॉशियस एंड केयरफुल। कभी मत ऐसा कहिए कि वो नहीं मिलने वाला आपको। सर, आई गो बाय लॉ एंड लॉजिक। आप सिर्फ कानून कह रहे हैं, मैं साथ में लॉजिक कह रहा हूं कि इतनी चेंजेस तब से आ गई है कि अब वो रोल बैक नहीं हो सकती है। इसलिए कृपया आप लोगों को नहीं बनाइए। हो सकती है, ये गलत है। आप पहले दिन से कह रहे हैं ये सारा, ये जो इन्होंने कुछ जो डिसीजंस लिए हैं वो रिवर्स कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हम 5 अगस्त का फैसला नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को कहता हूं कि हमें एक अचीवेबल सोल्यूशन है। और एक अचीवेबल सोल्यूशन मुझे नजर आता है कि जो 1953 में हमारी जो पोजीशन थी, हमें उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए। वो अचीवेबल है और जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में है। खाली इनके पास 3 चीजें रहेंगी, हमारा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत, सब कुछ हमारा। योर लॉर्डशिप 4 लेनिंग से आपसे बात शुरू किया, 370 से सुप्रीम कोर्ट पहुंच के मुझे पूरा विश्वास है हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार, पार्लियामेंट सारे हमारे साथ होंगे। अरे आप क्यों लोगों को, देखिए मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता इस मामले पे कि 370-35 से वापस आएगा। आपका पॉलिटिकल एम्बिशन है, आप बनाइए, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल नाउ। और ये बात मेरी लिख के रखिएगा अपने पास। नहीं है, हम सबको एक होना है, चाहे वो कोई भी तंजीम यहां पर हो, जम्मू से हो, यहां से हो। मेरी सबसे अपील है, आप जैसे लोग जो ये कहते रहते हैं ना, नहीं, मेरी इन पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी से एक आम शहरी होने के नाते गुजारिश है, बियॉन्ड मूव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एक दूसरे को नंगा मत करिए, एक हो जाइए और बहुत हम्बली
और एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करिए कि भारत सरकार को हम एहसास दिलाए कि आपको हमसे बात करनी होगी। नहीं, क्यों, क्या, हमारे जो नहीं, आप हुकूक मुझे छीने बताइए, गए क्या हैं नंगा उनको नहीं आपको करिए? वापस करना होगा। नहीं, क्यों नंगा नहीं करिए? क्यों नंगा नहीं कीजिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, रिश्वतखोरी किया, लोगों को धोखा दिया, उन्हें नंगा क्यों नहीं कीजिए? ये क्या आज आप नए वस्त्र लेके आ गए हैं? हाँ, नए पोशाक लेके आप आए, सबों के लिए नंगा मत कीजिए। अरे जो चोर था उसको नंगा कीजिए, जिसने कश्मीरी आवाम को धोखा दिया उसे नंगा कीजिए। आप आज नई तकरीर करने आए हैं इस मंच पे? आप मुझे बताइए, ये कुछ आपका लोगों तो की एजेंडा दिखता स्ट्रेटेजी है। है, डिवाइड एंड रूल। देखिए, हमें पता है इन पार्टीज ने क्या किया है, चाहे कुछ नई पार्टियां आई है वजूद में, या बहुत पुरानी यहां पर पार्टियां हैं, हम सब लोगों को पता है। लेकिन वक्त की जरूरत है, जो वो कश्मीरी में कहते हैं अच्छे पैशतल था वो नितामत। वक्त की नजाकत है, हम सबको एक बनना है, एक रस्सी को पकड़ना है। जो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ई तो सरी सिमतो एक्सी राइज लिमतो, उसी में हमारी कामयाबी है, उसी में भारत सरकार की भी और हिंदुस्तान के लोगों के भी मुफाद में है। हमें मत डिवाइड एंड रूल करिए और हमें मत डिविएट करिए। हम एक है और एक होके हमें लड़ना है। छोड़, और मेरी इन पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ एक गुजारिश है कि मूव बियॉन्ड पॉलिटिक्स, एक तहरीक बनाइए हिंदुस्तान के आईन के दायरे में, और एक अचीवेबल सोल्यूशन 5 अगस्त को रिवर्स करने के साथ साथ एक अचीवेबल सोल्यूशन की ओर बढ़िए। और आप जैसे लोग हमें डिवाइड ना करें, आप जैसी सोच में। इरफान साहब एक बात बताऊं, इरफान साहब एक बात बताऊं, आज व्यूअर्स ने देख लिया होगा कि आज आप एक्सपोज हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं पचतल थे यो, हाँ, मतलब जो इन्होंने चोरी की है, गद्दारी की है, डाका जनी की है, लूट मार की है, उनको फिलहाल वो हमारे फिलहाल भाई हैं। भाई आप आज एक्सपोज हो गए, इस पे मैं बात और नहीं करना चाहूंगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। एक्सपोज कैसी बात? मतलब मुझे आप बताइए, इस वक्त जो हमें पकड़ दकड़ हमारे जवान बंद है, 5 अगस्त का फैसला हुआ, आप देखिए हमारे इक्तिसादी हालात, टूरिज्म ठप, सेब इंडस्ट्री ठप, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, नौकरी कहीं नहीं है। और ऐसे में हमें अगर एक दूसरे को बताएंगे भाई आपने ये किया, उसने इल्जाम, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस नंगा कर देंगे, तो उससे क्या मसला हल हो जाएगा इस वक्त कश्मीरी कौम का जो मुसीबत में है? नो। इन लाइट ऑफ दैट मैं कह रहा हूं, इन उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि राइट नाउ वी मस्ट स्पीक इन वन वॉइस फॉर अचीवेबल सॉल्यूशन अगेंस्ट दिस डिक्टेटरशिप, एट्रोसिटीज एंड ब्रूटैलिटीज। माजिद साहब, किस दुनिया में आप रह रहे हैं? किसी को मारा जा रहा है और सरकार खुद कह रही है निर्दोष है, उसके लिए घर वालों को सड़क पे आना पड़ता है कि हमें लाश दी जाए, हमें दफनाना है, डिसेंट बरियल के लिए आपको स्ट्रगल करना है, और आप कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे पे इल्जाम लगाने चाहिए, और बस वही एक मसला है। बात सुनिए, मेरा ये मौकफ है, मेरा ये स्टैंड है कि जो नंगा होने के लायक है उसे नंगा करो। उसे वक्ती, मतलब वो टेम्परेरीली किसी नंगे होने लायक इंसान को अपना भाई नहीं बनाओ, अपना फैमिली मेंबर नहीं बनाओ, जो आप कह रहे हैं। अब मेरा एक लास्ट सवाल होगा इस मामले पे, क्योंकि आज आप एक्सपोज हो चुके हैं इस मामले। आप मुझे बताइए, आपने तकरीबन पूरा दिन पिछले दिनों इंजीनियर रशीद के घर में बिताया। मेरे पास तस्वीरें हैं, वीडियो है वहां का। अगर आप चाहेंगे मैं आपको वहां की ऑडियो कन्वर्सेशन भी सुना दूंगा, लेकिन मैं वो सुनाना नहीं चाहता। आपने ये बात पब्लिक क्यों नहीं की? आज तक आपने कोई स्टेटमेंट निकाली कि आप अचानक 2.5 साल बाद इंजीनियर रशीद के घर क्या करने गए, और आपने कौन सी यूनिटी की बात की, और क्या यूनिटी, किन लोगों के साथ यूनिटी चाहिए, क्या आपने आज तक जनता को बताया? जिस जनता का आप अपने आप को लीडर कहते हैं, क्या आप उन्हें बताया आपने वहां पे क्या बात की, क्या वहां पे क्या बात करें आप? कितना एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बताने वाली बात क्या है भाई? इंसानियत का तकाजा है। एक बंदा 2 टाइम हिंदुस्तान के इन पे थप्पड़ है, वो 2 टाइम एमएलए रह चुका है, 1 लाख लोग हिंदुस्तान के पार्लियामेंट इलेक्शन में निकाले उन्होंने, और उसको बंद रखा हुआ है। मैं इससे पहले, मैं आपको करेक्ट करना हूं, यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, मैं इससे पहले भी वहां गया, तो एक ईद का मौका था, वहां पर गए। हम चाहते हैं कि जितने भी कैदी लोग हैं वो रिहा हो जाए। अनलॉफुल एक्टिविटीज में बंद है, प्रिवेंशन ऑफ पीएसए में बंद है, लोगों को रिहा किया जाए, और उसमें हम चाहेंगे इंजीनियर साहब को भी रिहा किया जाए। हम तो चाहते हैं, हमने हमारी इंजीनियर रशीद की पार्टी से भी, उनके रशीद साहब की पार्टी से भी गुजारिश है कि वो एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाए, एक बनने की कोशिश करे। हिंदुस्तान चाहेगा कि हमें, हिंदुस्तान इन द सेंस की जो आज की सरकार चाहेगी हमें डिवाइड करना। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि सारे लोग एक हो जाए और एक सुर में बात करें, और उसमें हम इंजीनियर साहब की पार्टी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो, जम्मू से हमारी डोगरा सभा हो, जम्मू से हमारे लोग पैंथर्स पार्टी है, सबको बताए कि आइए, ये महाराजा का कानून था,
ये महाराजा को हम ट्रिब्यूट दे दे। ये महाराजा हरि सिंह की देन थी 1925 की नोटिफिकेशन, वही 370, वही 35A, वही हमारी शिनाख्त है, वही प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन था सदर रियासत का। उसके लिए महाराजा जी को हमें ट्रिब्यूट करना है और जम्मू और लद्दाख के लोगों को साथ लेके हमें एक बन के आगे बढ़ना है। और जो भी लोग यहां पर, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के पे रोल्स पे है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में सबको इल्जाम दिया जाता, लेकिन बहुत सारे लोग ईमानदार है, किसी के पे रोल पे नहीं है, और आप जैसे लोगों को यह पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। कोई लोग ड्रामाबाजी भी यहां पर करते हैं, लेकिन मेरी सबसे अपील है कि एक हो जाइए। आज वक्त की नजाकत है, आप सबको एक होना है, और जो लोग यहां पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे वो जम्मू कश्मीर अवाम के दुश्मन है, दोस्त नहीं है। इरफान साहब, आपको इस मंच पे एक डिस्कशन के लिए बुलाया था, आप तो एकता पे तकरीर कर रहे हैं, नंगा ना होने पे तकरीर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप फिर इस प्लेटफॉर्म पे किस मकसद से आए। मैं आपसे जो बात करना चाहता था उसका आप कहीं जवाब नहीं दिया आपने। आप अपनी अपनी तकरीर सुना रहे हैं, आप यहां एंकर की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप मुझे आखिर में एक चीज बताइए, क्या इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं? शॉर्ट में बात है। और क्या ये जिन पे आप एकता का ये भाषण कर रही हैं, क्या वो एकता से इलेक्शन लड़े जाएंगे? और आप किसकी देखिए, तरफ से इलेक्शन कोई भी लड़ रहे हैं? डिटेल बस नहीं है, आखिरी करेंगे नहीं सवाल है, करेंगे जवाब कोई दीजिए अहमियत बस। नहीं, मैं उस पर कोई कुछ अहमियत नहीं देखता हूं। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ डीडीसी है, बीडीसी, सरपंच सरपंच, क्या तूफान होता फिर इससे? नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। हमें जो असली लड़ाई लड़नी है उसके लिए काम करना है, हम सबको एकजुट होके। ठीक है, इलेक्टेड लोग है, ग्राम सभा है, ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, लेकिन आप इसे उस तक कन्फाइन ना रखे। और मैं इनको ये जो अलायंस वगैरह बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो 70 साल रहे यहाँ पर, और जो नए कुछ लोग आए, इनसे मेरी गुजारिश है, काइंडली मूव बियॉन्ड दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मेरा जैसा बंदा, मुझे भी आप कहेंगे कल आपको दूर रहना है एकता के लिए, मैं भी दूर रहने के लिए तैयार हूं। लड़िए आप, बनिए आप ही, 70 साल रहे, आगे भी आप रहिए, लेकिन एकजुट होके लड़िए और इलेक्शन तक महदूद मत रहिए। स्ट्रेटेजी डिवाइस करिए। जैसे मैं एक आम शहरी होने के नाते बताता हूं कि इनको चाहिए भारत सरकार से मिले, यहीं से इनको चाहिए हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन से मिले, ममता बनर्जी की पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से मिले, एआईएडीएमके से मिले, डीएमके से मिले, एनसीपी से मिले, पार्लियामेंटेरियन से, सिविल सोसाइटी से मिले। कन्नन गोपीनाथन जैसे लोग हिंदुस्तान में है जो आपके साथ खड़ा हो गए, जिन्हें रिजाइन किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करिए, और इन लोगों का एक अपना असर है, इन लोगों का एक अपना रसूख है दिल्ली में, और मुझे पूरा यकीन है कि इनको एक हो जाएंगे, और दिल्ली से बहुत हम्बली कोई कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और लीगली भी ये बहुत सीरियस हो जाए, अच्छे से लॉयर्स को हायर करे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करे जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, और बहुत मेहनत करके लीगली मैं कहना चाहता हूं, अच्छे से अच्छे ब्रेन्स को हायर सर्विसेज उनके हायर करके कोशिश करे कि हम कानूनी सतह पे भी हर मुमकिन कोशिश करें, और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वो वक्त की जरूरत है। इरफान साहब, ये डिस्कशन खत्म करने से पहले मेरी आपसे आज एक गुजारिश होगी कि आप दोबारा इस मंच पे आइए, क्योंकि जो 370 और 35A का जो मामला है, इसको मैं पूरी तरह एक्सपोज करना चाहता हूं और आपकी आइडियोलॉजी को एक्सपोज। देखिए, आपने अभी आरोप किया, ये तो फैशन कश्मीर में बन गया। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप जाति तो जांच किया करें, कौन क्या है, किसके क्या इकसादी हालात सिचुएशन है। क्या कोई अगर पब्लिक लाइफ में आया, मैं अपनी बात करूंगा, आई एम ए लूजर, मैंने कुछ यहीं से खोया है, मेरे वालिद साहब भी शहीद हो गए और इकसादी तौर भी नुकसान हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और आप जो एट्रीब्यूट मोटिव्स करते हैं, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मेहरबानी करके, आप भी एक जर्नलिस्ट है, अपने फराइज एक प्रोफेशनली आप माने जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, दैट यू ऑलवेज डिस्चार्ज योर प्रोफेशनल ड्यूटीज इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। लेकिन साथ साथ आपसे गुजारिश होगी माजिद साहब, आप एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, यू आर वेयरिंग टू हैट्स एज अ कश्मीरी, आपको भी अपने राइट्स के लिए फाइट करनी चाहिए। जी देखिए नाज़रीन, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था आज इस मंच पे कुछ चेहरे बेनकाब होंगे। अब वो चेहरा किसका बेनकाब हुआ वो आप लोग डिसाइड कीजिए, किसने सही कहा किसने गलत कहा वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन
इरफान हफीज लोन साहब को मैंने एक डिस्कशन के लिए बुलाया था, इन्होंने पूरा तकरीबन 25 मिनट तकरीर की है, वो आपने भी देखा। इरफान हफीज लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 35 और 370 पे इंशाल्लाह हम दोबारा एक डिबेट करेंगे, और मुझे उम्मीद है उस दिन आप डिबेट में आएंगे डिस्कशन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेकिंग न्यूज और नई तफसीरात के लिए सब्सक्राइब करें माजिद हैदरी का यूट्यूब चैनल, लाइक करें फेसबुक पेज, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स।